जय हिंद साथियों, नमस्कार। मैं अविनाश आप सबों के लिए इस वीडियो में लेकर के आया हूं यूपीएससी की लैटरल एंट्री प्रणाली। जी हां दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि यूपीएससी की लैटरल एंट्री प्रणाली क्या है, क्या आखिर इसको लेकर के विवाद हुआ, क्यों आखिर सरकार को इसे वापस लेने पर मजबूर होना पड़ा, यूपीएससी तक को चिट्ठी लिख देनी पड़ी कि भाई इस नोटिफिकेशन को आप वापस ले लीजिए, और आखिर इस तमाम जितने भी पहलू इसके बन सकते हैं उस पर हम लोग पूरी तरह से बात करेंगे और लैटरल एंट्री स्कीम की एबीसीडी को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं कि क्या है लैटरल एंट्री स्कीम। पहले तो ये जानिए कि वर्तमान विवाद का आखिर मैटर क्या है, क्यों आखिर ये विवाद उठा लैटरल एंट्री को लेकर के। तो बात है 17 अगस्त 2024 की। जी हां, 17 अगस्त 2024 को देश की शीर्ष भर्ती संगठन यानी कि यूपीएससी ने, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग ने केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में ज्वाइंट सेक्रेटरी, डायरेक्टर और डिप्टी सेक्रेटरी के प्रमुख पदों पर लैटरल एंट्री के जरिए 45 स्पेशलिस्ट यानी कि विशेषज्ञ नियुक्त करने के लिए एक विज्ञापन जारी किया था। और जब यह विज्ञापन जारी हुआ था उसी के बाद से जो है विवाद चरम स्तर पर पहुंच गया। खास करके मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस और उसके घटक दलों के द्वारा, साथ ही साथ सरकार के अपने जो सहयोगी हैं उनके द्वारा भी इस नोटिफिकेशन को लेकर के विवाद उठा, और उस विवाद के बाद सरकार को आखिर निर्णय लेना पड़ा। तो समझते हैं एक के बाद एक घटनाक्रमों को कि आखिर क्या है, किस तरह से चीजें चल रही हैं और बेसिकली विवाद का कारण क्या है। ये तो हमें समझ में आ रहा है कि यूपीएससी ने क्या किया था। तो अगस्त 2024 में यानी कि 17 अगस्त 2024 को केंद्र सरकार के मंत्रालयों के, विभिन्न मंत्रालयों के शीर्ष पदों पर भर्ती के लिए लैटरल एंट्री के लिए एक विज्ञापन इशू किया था, विज्ञापन जारी हुआ था, जिसके बाद से विवाद होना शुरू हो गया। दूसरी आपको बात बताऊं तो विवाद का आखिर मूल कारण क्या बताया गया। तो विवाद का कारण क्या था, कहा गया कि जो पूरी प्रक्रिया आप कर रहे हैं इसमें भर्ती में आरक्षण के सामान्य सिद्धांत का पालन नहीं किया गया है। और इस तरह से अगर देखा जाए तो यह सामाजिक जो समानता के आधार पर, सामाजिक समानता के सिद्धांत को, सामाजिक सिद्धांत की या सामाजिक समानता के सिद्धांत की अवधारणा को साकार करने के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान लाया गया है उस आरक्षण के प्रावधान को कमजोर करता है और बिना आरक्षण के भर्ती की प्रक्रिया को बढ़ावा देता है। इसी मुद्दे पर लेकर के, इसको लेकर के घमासान चालू हो गया और साथ ही साथ विपक्षी पार्टी और सरकार के घटक दलों के द्वारा भी क्या हो गया, विवाद शुरू हो गया। तो ध्यान रखना है विवाद का मूल बिंदु क्या था इसमें। तो आरक्षण के जो सामान्य नियम थे उसको फॉलो इसमें नहीं किया गया था। अब जरा जानते हैं कि आखिर कौन कौन सी पार्टियां जो थी जिन्होंने इस विरोध में अपना सहयोग दिया था या विरोध किया था। तो अगर बात करें तो कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने इस फैसले को सबसे पहले एससी, एसटी और ओबीसी के खिलाफ बताया और केंद्र से इस फैसले को वापस लेने की मांग की। ये तो समझ में आता है कि विपक्षी पार्टी थी, विपक्षी पार्टी अपने हिसाब से क्या कर रही है, चीजों को विरोध कर रही थी। लेकिन सबसे बड़ी बात समझना है कि इन्होंने अपने विरोध का मुद्दा क्या उठाया। तो विरोध के केंद्र बिंदु में इन्होंने डाला कि भाई ये जो आप भर्ती प्रणाली के लिए जो नोटिस इशू की है, जो यूपीएससी ने रिक्रूटमेंट प्रणाली इशू की है, उससे एससी, एसटी और ओबीसी यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और जो अन्य पिछड़े वर्ग हैं उसके खिलाफ है ये, क्योंकि उनके आरक्षण की ये बात नहीं करता है। सारे चीजों को समझते हैं कि आखिर क्यों आरक्षण की बात नहीं करता है और क्या आखिर ये प्रणाली है। अब क्या हो रहा है, ये तो विपक्ष का विरोध हो गया। सरकार में क्या घटनाएं हुई वो देखिए। सरकार में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान, जो भी केंद्रीय मंत्री भी हैं, ने किसी भी सरकारी भर्ती में आरक्षण को जरूरी बताया और इस लैटरल भर्ती विज्ञापन पर क्या किया, उन्होंने भी क्वेश्चन क्रिएट कर दिया। इसके साथ ही साथ जनता दल यूनाइटेड ने भी लैटरल एंट्री के फैसले पर सवाल उठाए। फाइनली सरकार को लगा क्या कि मामला आरक्षण का है और अगर आरक्षण का मामला निगेटिव माइंडसेट के साथ लोगों तक पहुंच जाता है, नकारात्मक अगर अवधारणा के साथ लोगों के साथ पास पहुंचता है, तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के आने वाले चुनाव में दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। फाइनली अंततः
भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस पर निर्णय लिया, अपना डिसीजन सुनाया और उसके बाद जो कार्मिक मंत्रालय की तरफ से यूपीएससी को ये नोटिस भेजा गया कि आप इस भर्ती प्रक्रिया, भर्ती विज्ञापन को वापस ले लीजिए। तो एक तो पूरी प्रक्रिया ये समझे। ये इसके बाद अगर बात करते हैं कि सरकार ने निर्णय क्या किया है, जिसके बारे में मैं आपको बता रहा था, तो देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हस्तक्षेप के बाद केंद्र के विभिन्न मंत्रालयों में लेटरल एंट्री के जरिए 45 स्पेशलिस्ट नियुक्त किए जाने का फैसला वापस ले लिया गया। केंद्रीय कार्मिक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने प्रधानमंत्री के निर्देशानुसार लेटरल एंट्री विज्ञापन रद्द करने के लिए यूपीएससी के चेयरमैन को पत्र लिखा कि भाई आप ये क्या करिए, जो विज्ञापन लाए हैं इस विज्ञापन को रद्द करने का आप उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि भाई इस विज्ञापन को आप रद्द करें, क्योंकि ये आरक्षण के सामान्य सिद्धांत के खिलाफ है, प्रतिकूल है। इसके बाद केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने, ध्यान रखिएगा, सोशल जस्टिस यानी सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्ति में आरक्षण के सिद्धांत को लागू करने का फैसला किया है। और इसी कारण से फिलहाल चूंकि जब लेटरल एंट्री का विज्ञापन आया था उसमें कभी भी आरक्षण की बात, रिजर्वेशन की बात को लेकर के चीजें नहीं कही गई थी। तो अब कहा गया क्या कि लेटरल एंट्री सिस्टम में क्या किया जाएगा, तो सामाजिक न्याय की जो भावना है उसको स्थापित करने के लिए इसमें आरक्षण प्रणाली को भी इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो ये विवाद था और विवाद का सरकार ने जो निर्णय था वो सरकार ने अपना निर्णय सुना दिया। अब हम लोग बात करते हैं कि लेटरल एंट्री सिस्टम में आखिर क्या क्या चीजें हैं, कैसे कैसे लेटरल एंट्री सिस्टम इंडिया में डेवलप हुआ, क्यों और किस स्तर से ये चीजें चल रही हैं, किस किस लेवल पर लेटरल एंट्री यानी कि पार्श्व भर्ती या कहीं कि पीछे के दरवाजे से भर्ती प्रणाली को अपनाया जा रहा है। तो देखिएगा क्या है लेटरल एंट्री स्कीम, इसके बारे में समझिएगा। प्राइवेट सेक्टर एक्सपर्ट्स को सरकारी मंत्रालयों में सीधे भर्ती करने की स्कीम का नाम लेटरल एंट्री स्कीम है। आपको पता है कि सरकारी पदों पर जो भर्ती होती है, खुली प्रतियोगिता प्रणाली जो सिस्टम चलती है उसके आधार पर नियुक्ति प्रक्रिया का पालन किया जाता है, जिसमें जनरली जो होता है 2 स्तर का और फिर 3 स्तर के परीक्षा को कंडक्ट किया जाता है। लेकिन अगर सीड्स पद है तो जहां पर यूपीएससी अपना एग्जाम, यूपीएससी जैसी संस्था जब एग्जाम कंडक्ट कराती है तो वहां पर प्रारंभिक परीक्षा यानी कि प्रीलिम्स एग्जाम, फिर मुख्य परीक्षा यानी कि मेंस एग्जाम, और तीसरा जो उसका लेयर होता है वह होता है इंटरव्यू का, यानी कि जहां पर आपका क्या होता है, इंटरव्यू लिया जाता है, उसके बाद मेरिट लिस्ट इशू होता है और फिर मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको आपकी नौकरी मिलती है। लेकिन यहां पर क्या है कि सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्ती इसमें किया जाता है, यानी पहले की दोनों प्रणाली जो है, पहले की जो दोनों प्रणाली है वह दोनों प्रणाली खास करके प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम को यहां से गायब कर दिया जा रहा है और सीधे इंटरव्यू के जरिए आपको नियुक्ति मिलेगी। अब सबसे बड़ी बात आती है कि आखिर जरूरी क्यों है ये, इस पर भी बात कर लेते हैं। क्या जरूरी है, क्यों आखिर इसकी नीड पड़ी। देखिए, अगर अब हम लोग गवर्नेंस मॉड्यूल की बात करते हैं ना, शासन के संरचना की अब बात करते हैं, तो शासन में अब डायमेंशंस, गवर्नेंस मॉड्यूल में डायमेंशंस काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। क्या क्या डायमेंशंस गवर्नेंस मॉड्यूल में बढ़े हैं उसके बारे में आपको बता दूं तो आप समझिए कि जैसे मान लिया जाए सिविल सेवकों के लिए आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके लिए भी क्या चाहिए, स्पेशलिस्ट चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए। अगर मान लिया जाए साइबर क्राइम का कोई इशू है, साइबर क्राइम के इशू को रोकने के लिए भी क्या चाहिए, कोई स्पेशलिस्ट चाहिए, विशेषज्ञ चाहिए जो क्षेत्र का हो। ठीक है, साथ ही साथ अगर किसी स्टेट में, अभी हम लोग के अगर कहें कि इंडिया के भीतर एक टर्म चल रहा है स्किल डेवलपमेंट का, तो स्किल डेवलपमेंट जैसी प्रणाली को सफल बनाने के लिए भी क्या चाहिए, टेक्नोलॉजी को एडवांसमेंट बनाने के लिए भी क्या चाहिए, एक्सपर्ट्स यानी कि विशेषज्ञ चाहिए। ठीक है, तो चलिए भर्ती करने की स्कीम में विशेषज्ञों को ऊपर लेवल तक तो भर्ती करने की बात यहां तक समझ में आ रही थी। तो क्या कहा गया इसमें कि इसके जरिए एक्सपर्ट्स को कम से कम 3 साल और अधिकतम जो है 5 साल के लिए संयुक्त सचिव और डायरेक्टर लेवल के पदों पर भर्ती की जाती है। कम से कम 3 साल और मैक्सिमम 5 साल के लिए संयुक्त सचिव और डायरेक्टर लेवल के पदों पर भर्ती की जाती है। और आपको पता है कि अभी के वर्तमान जो ट्रेंड चलता है उस ट्रेंड के अनुसार अगर कोई सिविल सेवा में चयनित होता है तो सिविल सेवा में चयनित हुए व्यक्ति
अधिकतम 60 साल की आयु तक तो काम करते ही हैं, लेकिन यहां पर 3 साल और अधिकतम 5 साल, कम से कम 3 साल और अधिकतम 5 साल का उनका टेन्यूर बनता है। यूपीएससी की लैटरल एंट्री स्कीम क्या है भाई, इसके बारे में जरा समझ लें। यूपीएससी की लैटरल एंट्री भर्ती योजना का मतलब है भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसी सेवाओं में अनुभवी पेशेवरों, ध्यान रखिएगा, एक्सपीरियंस्ड स्पेशलिस्ट को सीधे इंटरव्यू के जरिए भर्ती करना। जो भी मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, डायरेक्ट इंटरव्यू के जरिए उनका रिक्रूटमेंट कराने की व्यवस्था का नाम ही यूपीएससी की लैटरल एंट्री स्कीम है। ये पेशेवर अपने क्षेत्र में पहले से ही काम कर रहे हैं और उन्हें विशेषज्ञता के आधार पर सीधे उच्च पदों पर नियुक्त किया जाता है। हालांकि ऐसा नहीं है कि किसी विशेषज्ञ को उठा करके सीधे भर्ती कर दिया जाएगा, जी नहीं। इसके लिए भी एक प्रोसेस फॉलो की जाती है और वो प्रोसेस क्या है कि आपको फॉर्म भरना होगा। आप पहले एलिजिबल हैं तो फॉर्म भरना होगा। फॉर्म भरने के बाद में डेट दिया जाएगा इंटरव्यू का। इंटरव्यू होने के बाद में ही ये प्रोसेस चलता है, ठीक है ना, ये पॉसिबल है। अब अगर बात करें यूपीएससी में लेटरल एंट्री का आखिर एग्जाम्पल, जो उदाहरण अगर हम लोग देखें तो अब देखते हैं कि आखिर शुरुआत कब हुई है। ब्यूरोक्रेसी में लेटरल एंट्री के तहत वर्ष 2018 में विभिन्न सरकारी विभागों में संयुक्त सचिव के 9 पदों के लिए निजी क्षेत्र से शीर्ष अधिकारियों का चयन केवल साक्षात्कार के माध्यम से किया गया था। इसके बाद अप्रॉक्स लगभग 63 लोगों को भी लेटरल एंट्री के तहत विभिन्न विभागों में डिप्टी डायरेक्टर हो जाए चाहे संयुक्त सचिव लेवल पर क्या किया गया, ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर रिक्रूट कराया गया, जिनमें से अभी भी कुछ लोग काम कर रहे हैं। विवाद उस समय भी हुआ था, लेकिन वर्तमान में विवाद ज्यादा होने के कारण सरकार को इस चीज पर सोचना पड़ा है और सरकार ने विज्ञापन को वापस लिया। अब मैं आपको बताऊं कि लेटरल एंट्री के लिए कितना एज और कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। समझिएगा बात को, सारे चीजों को A to Z, विवाद बता दिया, पैटर्न बता दिया, कब यूपीएससी ने शुरू किया ऑफिशियली उसको भी बता दिया। अब देखिए, संयुक्त सचिव अगर ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल पर चाहिए नियुक्ति, तो इसके लिए पदों के लिए आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों के पास कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। संयुक्त सचिव लेवल पर अगर आपको रिक्रूट होना है तो उसके लिए लेटरल एंट्री प्रक्रिया के थ्रू आपको सबसे पहले क्या चाहिए, 15 वर्ष का अनुभव आपके पास होना चाहिए। डायरेक्टर यानी निदेशक स्तर के पदों के लिए 10 वर्ष का और उप सचिव के स्तर के पदों के लिए 7 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। आखिर ये क्या है संयुक्त सचिव और ये निदेशक स्तर, ये सब क्या है, इस पर भी बात करते हैं। समझिए, संयुक्त सचिव स्तर के पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की आयु 40 से 55 वर्ष, यानी टॉप ब्यूरोक्रेसी पे 40 से 55 वर्ष के बीच होना चाहिए। डायरेक्टर के लेवल के लिए आयु 35 से 45 वर्ष होना चाहिए और उप सचिव के लिए, डिप्टी सेक्रेटरी के लिए कितना होना चाहिए, तो 32 से 40 वर्ष आयु होना चाहिए। मतलब ये दिया गया है क्या कि एज का दिया गया है क्राइटेरिया कि जहां जहां पद पर जो नियुक्त होने हैं उनके लिए जो एज का क्राइटेरिया है वो ये रहेगा। अब बात होती है कि क्या कभी इसके लिए कोई सिफारिश पहले से की गई थी? क्या लेटरल एंट्री प्रणाली यूपीएससी ने ये जानबूझ करके ले आई? क्या सरकार जानबूझ करके अपने पसंद के लोगों को इसमें डालना चाहती है या प्रशासन में सुधार के लिए इसकी जरूरत है? प्रशासन में सुधार के लिए, इफेक्टिव गवर्नेंस मॉड्यूल को क्या करने के लिए, एस्टैब्लिश करने के लिए इसकी जरूरत है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था कि देखिए विशेषज्ञता का मतलब क्या होता है कि मान लिया जाए सिविल सेवा के क्षेत्र में अगर कभी डिजास्टर मैनेजमेंट, फ्लड कंट्रोल की जिम्मेदारी आएगी, किसी ड्रॉप प्रोन एरिया को इरिगेट करने की बात आएगी, मतलब सूखा क्षेत्र को सिंचित करने की बात आएगी, ठीक है, साथ ही साथ साइबर क्राइम को कंट्रोल करने की बात आएगी, तो इन सब में विशेषज्ञता चाहिए, इन सब में स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो स्पेशलाइजेशन होना जरूरी है, जो कि वर्तमान सिविल सेवकों के पास, हालांकि ऐसा नहीं है कि है ही, लेकिन फिर भी जो एक सर्वे आया है उसमें कहा गया है कि वर्तमान में भारतीय सिविल सेवा में जो पेशेवर प्रोफेशनल्स जो ग्रुप हैं, स्पेशलाइज्ड जो ग्रुप हैं, उनकी कमी है जिसमें सुधार होना चाहिए। तो इसी को लेकर के अलग समिति की भी अपनी एक सिफारिश थी, उसको भी देखते हैं क्या अलग समिति की सिफारिश इस तरह की चीजों पर थी। सिविल सेवा रिव्यू कमेटी के अध्यक्ष थे योगेंद्र अलग साहब। इनको बनाया गया था सिविल सेवा के लिए, रिव्यू कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। इन्होंने 2002 में अपनी रिपोर्ट में लेटरल एंट्री का सुझाव देते हुए कहा कि जब अधिकारियों को लगता है कि उनका प्रतियोगी आने वाला है तो उनके अंदर भी ऊर्जा आती है और उनमें भी नया जोश आता है और वो उसी जोश में काम को तत्परता से करते हैं, अच्छे ढंग से चलाते हैं।
इस रिपोर्ट में कहा गया था कि अमेरिका में अस्थाई सिविल सर्वेंट और मिड करियर प्रोफेशनल का चलन है। वहां पर एक परमानेंट सिविल सर्वेंट भी है और मिड करियर प्रोफेशनल का चलन भी है। वहां पर इनकी सेवा ली जाती है। और हमारे देश में भी स्पेस यानी अंतरिक्ष, विज्ञान और तकनीक, साइंस एंड टेक, बायोटेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे विभाग हैं जहां पर इनकी सेवा ली जाती है, अभी भी ली जाती है। हमारे यहाँ अभी भी कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जहां पर विशेषज्ञों को, जो सिविल सेवा के विशेषज्ञ होते हैं, उनको इसमें आज भी हम लोग क्या करते हैं, डालते हैं। ये टर्म समझ रहे हैं ना। लेकिन इसका विस्तार करने की जरूरत है तथा अन्य विभागों में भी इनकी सेवा ली जा सकती है। वही इस रिपोर्ट में कहा गया कि इनका विस्तार करने की जरूरत है और विस्तार करने की जरूरत के साथ साथ क्या की जा सकती है, तो इनकी सेवा अन्य विभागों में भी लेने की नीड है। ये किसकी सिफारिश थी? अलग समिति की रिपोर्ट थी। इसके बाद द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग की रिपोर्ट आई। किसकी रिपोर्ट आई? सेकंड एआरसी की रिपोर्ट आई। अब देखिए, सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में कहा गया था कि बेसिकली ये वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित हुई थी। देश के लिए एक सक्रिय, जवाबदेह और अच्छा प्रशासन चलाने के दौरान आ रही खूबियों और खामियों की समीक्षा करने और उसका समाधान खोजने की जिम्मेदारी किसको दी गई? तो सेकंड एआरसी को दी गई थी। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में गठित इस आयोग ने 2005 में ही भारतीय अफसरशाही में भारी फेरबदल की गुंजाइश की बात कही थी। 2005 में ही इसने कहा था क्या कि इंडियन ब्यूरोक्रेसी में बहुत ज्यादा बदलाव लाने की नीड है। आयोग ने सुझाव दिया था कि ज्वाइंट सेक्रेटरी के स्तर पर होने वाली भर्तियों को विशेषज्ञों से भरा जाए। क्या सुझाव दिया था आयोग ने? कि जो ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के जो भर्ती हैं उनमें क्या करना है, तो उनमें विशेषज्ञों से इसको भरा जाए। ठीक है, ये टर्म ध्यान में रखिएगा कि ये सिविल सर्विसेज वाला पे वीरप्पा मोइली कमेटी की अपनी रिपोर्ट आई है और सेकंड एआरसी की रिपोर्ट में ये सारी बातों को बताया गया। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं, साथ ही साथ कहा क्या गया, इन विशेषज्ञों को बिना परीक्षा पास किए सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। बिना परीक्षा पास किए सिर्फ इंटरव्यू के जरिए ज्वाइंट सेक्रेटरी बनाया जा सकता है। ये किस समिति में है? सेकंड एआरसी कमेटी, जो कि यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई थी। इसके लिए प्रशासनिक सुधार आयोग ने तय किया था कि अधिकारी की उम्र कम से कम 40 साल होनी चाहिए और उसे बच्चा काम करते हुए कम से कम 15 साल का अनुभव होना चाहिए। 15 साल का अनुभव हो जाना चाहिए और कम से कम एज 40 साल होना चाहिए। इसके अलावा आयोग ने सिफारिश की थी कि जितने भी प्रशासनिक अफसरों की नियुक्ति होती है उन्हें कम से कम 3 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में काम करने के लिए भेजा जाना चाहिए। अगर कोई भी अफसर बनते हैं, कोई भी प्रशासनिक अधिकारी हैं, तो प्रशासनिक अधिकारी को कम से कम 3 साल के लिए किसी प्राइवेट कंपनी में क्या भेजा जाना चाहिए? नियुक्ति करने के लिए, काम करने के लिए भेजा जाना चाहिए, ताकि वो प्राइवेट कंपनी में काम करने के तौर तरीके सीखें और फिर इसे भारतीय अफसरशाही में भी लागू करें। क्योंकि आपको पता है कि भारतीय अफसरशाही की सबसे बड़ी समस्या लाल फीताशाही, रेड टेपिज्म, निर्णय लेने में देरी मानी जाती है। ठीक है, तो ये समिति ने उसमें इफेक्टिवनेस, प्रभाविकता बढ़ाने के लिए ये सारे सुझाव दिए। ठीक है, अब आपको समझना है, हालांकि तत्कालीन जो सरकार थी, यूपीए सरकार थी, उसने इसको लागू नहीं किया था, उन्होंने इसे लागू नहीं किया था। इस पॉइंट भी ध्यान में रखना है। अब समझिए, जो नौकरशाही का वर्गीकरण है भारत में, उस नौकरशाही के वर्गीकरण को समझने की कोशिश करिए। देखिए, भारत में बच्चा जो नौकरशाही का वर्गीकरण है ना, उसमें लोअर लेवल, मिडिल लेवल और अपर लेवल 3 कैटेगरी में हम इसको बांट सकते हैं। लैटरल एंट्री का जहां तक प्रोविजन है ना, वो इन दोनों में है। लैटरल एंट्री का प्रोविजन यहां पर है, ये पॉइंट याद रखना है। जो लैटरल एंट्री की बात की जा रही है ना, यानी पार्श्व भर्ती की जो बात की जा रही है, पार्श्व भर्ती की जो बच्चा बात की जा रही है, वह किस लेवल पर हो रहा है? तो मिडिल लेवल पर और अपर लेवल पर, लोअर लेवल पर बात नहीं। लोअर लेवल में कहा जाता है कि सेक्शन ऑफिसर और अंडर सेक्रेटरी की जैसे पोस्ट आते हैं। मिडिल लेवल पर डिप्टी सेक्रेटरी और डायरेक्टर जैसे पोस्ट आते हैं। अपर लेवल पर ज्वाइंट सेक्रेटरी और सेक्रेटरी जैसे पोस्ट आते हैं। तो ये भारत में क्या है? सिविल सेवा का वर्गीकरण है। भारत में क्या हो गया? ये सिविल सेवा का वर्गीकरण हो गया। और इसी वर्गीकरण के बेस पर मिडिल लेवल और अपर लेवल पर लैटरल एंट्री के बाद को कहा जा रहा है कि यहां पर क्या होगा, केवल इंटरव्यू के जरिए आप विशेषज्ञों की, यानी कि पेशेवरों की भर्ती कर लेंगे। ठीक है, अब आगे समझना है, क्या लैटरल भर्ती इससे पहले भी हुई है कभी?
तो आपको देखिए बताता हूं, आप इमेज एक देख रहे होंगे, यहां पर इमेज में जो पर्सन है उनका नाम है मंतोष सोंधी। क्या नाम है? मंतोष सोंधी। समय है इंदिरा गांधी जी के समय की बात है। इंदिरा गांधी जी के समय क्या हुआ था, मंतोष सोंधी जी को भारी उद्योग मंत्रालय में उच्च पद पर नियुक्त किया गया था। इससे पहले मंतोष सोंधी साहब अशोक लीलैंड और बोकारो स्टील प्लांट में अपनी सेवा दे चुके थे और उन्होंने ही चेन्नई में हैवी व्हीकल फैक्ट्री की स्थापना की थी। इसने मंतोष सोंधी साहब ने। तो इनको क्या लाया गया था, भारत में भारी उद्योग हैवी इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए इनको सीधे तौर पर बिना यूपीएससी की परीक्षा पास किए हुए उच्च पद पर इनको क्या कर दिया गया था, नियुक्त कर दिया गया था। ध्यान रखना है, सीधे उच्च पद पर नियुक्त कर दिया गया था बिना यूपीएससी की परीक्षा दिए हुए। दूसरा अगर मैं आपको बताऊं तो यहां पर आप इमेज देख रहे होंगे सरदार मनमोहन सिंह जी का, भारत के भूतपूर्व प्रधानमंत्री। लेकिन शायद आपको पता हो कि ये प्रधानमंत्री बनने से पहले ही भारत में कई सारे महत्वपूर्ण पदों पर कार्यरत हो चुके थे। आप समझिएगा, मनमोहन सिंह जी एक अर्थशास्त्री थे, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर थे। 1971 में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के तौर पर उनको नियुक्त किया गया और उन्होंने सिविल सेवा की परीक्षा ही नहीं दी थी। किस पर नियुक्त कर दिया गया था? तो वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में इकोनॉमिक एडवाइजर के तौर पर इनको शामिल किया गया था, नियुक्त किया गया था मनमोहन सिंह जी को। 1972 में वित्त मंत्रालय का मुख्य आर्थिक सलाहकार भी इनको बनाया गया और यह पद भी संयुक्त सचिव स्तर का ही होता है। यानी टॉप ब्यूरोक्रेट्स में, ध्यान रखना है, टॉप लेवल पर लैटरल एंट्री के जरिए अपॉइंटमेंट जो है काफी पहले से चला आ रहा है। ठीक है, लेकिन इसके लिए बाकायदे कोई प्रोसेस नहीं था। सरकार क्या करती थी, यही आपको समझना है। हुआ है अपॉइंटमेंट, लेकिन कोई ऐसा नोटिफिकेशन वगैरह नहीं कि लैटरल एंट्री के लिए हम ये नोटिफिकेशन ला रहे हैं, ये ऐसे कर रहे हैं, वो उस तरह से कर रहे हैं, नहीं। ये बाकायदे एक कार्यकारी आदेश के द्वारा, इसके द्वारा एक कार्यकारी आदेश के द्वारा इनकी नियुक्ति होती थी। प्रत्यायोजित विधान जिसको हम कहते हैं, इनको क्या किया जाता था, उसी के बेस पर नियुक्त किया जाता था और ये टॉप ब्यूरोक्रेट्स के लेवल पर थे। बतौर प्रधानमंत्री जब मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने रघुराम राजन जी को अपना चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर यानी कि मुख्य आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया। अब रघुराम राजन साहब भी यूपीएससी से चुन करके नहीं आए थे, लेकिन ज्वाइंट सेक्रेटरी के लेवल तक पहुंच गए थे और बाद में उनको आरबीआई का गवर्नर भी बनाया गया। तो कुछ देश की उस तरह से कुछ चुनिंदा व्यक्तित्व जो थे, जो पहले से काफी अपने एक्सपर्ट्स, अपने क्षेत्र में काफी ज्यादा एक्सपर्टीज हासिल कर चुके थे, उनका नाम था, उनको भी ऊपर के लेवल पर रखा गया था। लेकिन फिर से बता रहा हूं, लैटरल एंट्री नाम की कोई चीज पहले नहीं थी। हम इसमें ढूंढ रहे हैं कि इधर भी हमें लैटरल एंट्री का झलक देखने को मिलता है। इंफोसिस के नंदन नीलेकेनी, इसी प्रकार आधार कार्ड जारी करने वाली संवैधानिक संस्था यूआईडीए के चेयरमैन, यूनिक आइडेंटिफिकेशन जो आपका है, उसके चेयरमैन बनाए गए थे। और समझिए कि हम लोग कह सकते हैं डेटाबेस सेक्टर में, आइडेंटिफिकेशन डेटाबेस सेक्टर में एक क्रांति का ये रूप है, समझ रहे ना। तो नंदन नीलेकेनी साहब भी क्या है, इसी तरह से, क्योंकि यूपीएससी क्वालिफाई करके नहीं गए थे, फिर भी इनको क्या किया गया था, अपॉइंट किया गया था। तो एक तरह से ये भी लैटरल एंट्री था। इसी प्रकार आईसीआईसीआई के बोर्ड मेंबर थे बिमल जालान, जिन्हें भी सरकार में लैटरल एंट्री मिली और वह रिजर्व बैंक के गवर्नर बन गए। रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल साहब भी लैटरल एंट्री से इस पद पर आए थे। तो कहने का मतलब यह है कि हम भारत में लैटरल एंट्री के कई सारे एग्जाम्पल्स को देख सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। हमें आसानी से लैटरल एंट्री का एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाता है। ऐसा नहीं है कि हम एग्जाम्पल्स लैटरल एंट्री के नहीं देख पा रहे हैं। ये टर्म हमें अच्छे से समझना है, ठीक है ना। लेकिन सबसे बड़ी बात जो आती है, सबसे जो प्रमुख समस्या है लैटरल एंट्री को लेकर के, वह क्या है? आखिर लैटरल एंट्री के देखिए दो पक्ष हो सकते हैं। एक तो लैटरल एंट्री में एक पक्ष क्या है कि जो सिविल सर्वेंट हैं वो लैटरल एंट्री के कभी भी समर्थक नहीं होंगे। जो ऑलरेडी अभी सिविल सेवा में कार्यरत लोग हैं, अगर उनसे पूछा जाए कि लैटरल एंट्री को लेकर के उनका मत क्या है, तो उनका मत हमेशा रहेगा क्या, कि लैटरल एंट्री सही प्रणाली नहीं है। प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग कहेंगे कि नहीं, लेटरल एंट्री जो भर्ती प्रणाली है यह सही प्रणाली है। तो दोनों के अपने अपने कंसर्न हैं, दोनों की अपनी अपनी चिंताएं हैं और दोनों के अपने अपने जो हैं हित हैं, इंटरेस्ट हैं। तो जिसके कारण, यानी अपने अपने हितों और अपने अपने चिंताओं के कारण लेटरल एंट्री प्रणाली को एक पक्ष सही कहता है तो दूसरा पक्ष गलत कहता है। इस पूरे पॉइंट को समझिएगा।
क्योंकि इसी से आपको लैटरल एंट्री सिस्टम का पूरा एक कह सकते हैं कंक्लूजन जो निकलेगा वो यहीं से निकलेगा। अब सिविल सेवकों की चिंताएं क्या हैं, उनको समझना पड़ता है कि अब उनके दिमाग में चलता क्या है कि भाई वो जो है क्या कर रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई करके आ रहे हैं, इतना मेहनत किए हैं यूपीएससी की परीक्षा पास करने में, पीटी मेंस फिर इंटरव्यू पास करके वो आए हैं, और अचानक से कोई प्राइवेट सेक्टर का आदमी आता है और उन पर बॉस बन करके उनको कमांड करना शुरू करता है, तो उनको बड़ा स्टेटस वाला लगेगा पोजीशन कि भाई नहीं, हमारे साथ ये दिक्कत हो रही है कि हम लोग जब आए हैं एग्जाम क्वालिफाई करके, बिना ये एग्जाम क्वालिफाई किए हुए लेटरल एंट्री से आ गया और लेटरल एंट्री से आकर के हम पे हुक्म चला रहा है। तो एक तो भैया ये प्रणाली हो गई, ठीक है ना, जिसको लेकर के संदेह हमेशा उनके मन में रहता है। लेकिन विशेषज्ञता भी जरूरी है, सिविल सेवा में विशेषज्ञता भी जरूरी है, स्पेशलाइजेशन भी बहुत ज्यादा हद तक चाहिए सिविल सेवा के, खास करके वर्तमान पैरामीटर्स में। अगर आज के हम सिविल सेवा में देखें तो स्पेशलाइजेशन जरूरी है। तो एक तो ये प्रणाली को आप समझिएगा अच्छे से। दूसरी बात जो आपको बताने जा रहा हूं इसमें समझिएगा, प्राइवेट सेक्टर के लोग क्या चाहते हैं कि नहीं, वो वहां पर आए और कम से कम 3 साल, अधिक से अधिक 5 साल वो वहां पर काम करते हैं। तो जो वर्तमान सिविल सेवा में मौजूद लोग हैं उनकी चिंताएं क्या हैं कि ये जो 3 साल और 5 साल के भीतर ये यहां पर काम करते हैं और बाद में ये यहां से अपना रिटायरमेंट लेकर के, मतलब यहां से जाने के बाद में फिर से ये क्या करेंगे, प्राइवेट सेक्टर में काम करेंगे। तो हो सकता है कि ये इस पीरियड में 3 साल और 5 साल के पीरियड में, समझना है बात को, अपने प्राइवेट सेक्टर का जो फायदा है, जो इंटरेस्ट है, उसके लिए काम कर सकें, ठीक है, उसके लिए ये नीति प्रक्रिया को उस तरह से क्या करें, मैनिपुलेट करें। तो ये भी चिंता उनकी क्या है, जायज चिंता है। तीसरी बात, अगर हम लोग इनके तरफ से सोचें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनकी दिक्कतें क्या हैं, कि जब वो लैटरल एंट्री के जरिए उनकी नियुक्ति होती है तो नियुक्ति के बाद उन्हें अपने अधीनस्थों का यानी कि सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है। उनका अब सबऑर्डिनेट्स का सपोर्ट नहीं मिल पाता है तो जो उनका काम करने का जो ट्रेंड है, वो काम करने का ट्रेंड क्या हो जाता है, बहुत इफेक्टिव नहीं रहता है। तो वो भी क्या कर रहे हैं, रिजाइन करके चले जाते हैं। जैसे बीच में जब सरकार ने 63 लोगों को ऊपर के लेवल पर लेटरल एंट्री के जरिए नियुक्त किया था, तो उसमें कई सारे लोगों ने क्या कर दिया, रिजाइन कर दिया। रिजाइन करने के बाद में उन्होंने यही कहा कि हमें पूरी की पूरी सपोर्ट नहीं मिल पा रही, और जब सपोर्ट प्रणाली हमारी नहीं है तो हम काम इफेक्टिव ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। तो इनकी भी जायज चिंताएं हैं, किनकी, जो वर्तमान सिविल सेवा के लोग हैं, और उधर की भी चिंताएं हैं। तो कहने का मतलब है कि लैटरल एंट्री प्रणाली पर सरकार को एक बार थोड़ा सा समझना होगा, जो चिंताएं हैं उन चिंताओं का समाधान करना होगा, और फिर लैटरल एंट्री प्रणाली को इफेक्टिव ढंग से यहां पर इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। हालांकि वर्तमान विवाद तो आरक्षण से जुड़ा हुआ था, लेकिन इसके साथ ही लैटरल एंट्री को लेकर के कई सारे और भी मुद्दे हैं, कई सारे और भी चिंताएं हैं जिनका समाधान करना लाजमी है, जिनका समाधान करना जरूरी है। तो ये हमारा लैटरल एंट्री पर आज का विषय है, आज का हमारा प्रोविजंस रहा। इसके बाद नेक्स्ट फिर हम लोग किसी वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, निरंतर लगातार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।